हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। अच्छा, लास्ट क्लास में आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देख रहे थे, जिसमें आपने तीन चीज़ों को देखा कि कैपिटल एसेट है। पहला, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। हालांकि ये बहुत वाइडर डेफिनेशन हो गई। इसी डेफिनेशन की वजह से आपको आज पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया ना कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज कैपिटल एसेट। ओके, फिर क्या पढ़ा नेक्स्ट? एफआईज के पास जो सिक्योरिटी होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो सिक्योरिटी होती है, वो क्या कहलाती है? कैपिटल एसेट। तीसरा, यूलिप अगर आपने उसको लिया है कब, वो यूलिप अगर आपको इशू हुई है 1 फरवरी 2021 के बाद, और उसकी जो प्रीमियम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर आपने एक से अधिक यूलिप ली है तो मिला के प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है, ऐसे देखा जाएगा। और अगर मिला के भी प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो सारी की सारी यूलिप पॉलिसी क्या कहलाएगी? कैपिटल एसेट। तो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, वो आप देखेंगे आज। एंड सब सच पूछिए तो यही रियल डेफिनेशन है, इसी से आपको कैपिटल एसेट क्या होता है समझ में आएगा। एक बात बताइए आप, अगर कैपिटल एसेट दिस नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट, जब आप ये सुनेंगे तो आपको खुशी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, एज एन टैक्स पेयर, अगर समथिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट तो आई विल बी हैप्पी, एज बिकॉज अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो ऑब्वियसली अगर हम उसका ट्रांसफर कर दें, हम उसको बेच दें, तो कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। अच्छी तो बात है। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट आपको कहां आनंद दे रही है। ठीक है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल। एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल, इन तीनों को अगर एक साथ बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं आप? इन तीनों को मिला के बोला जाता है इन्वेंट्री। कह रहे एनी इन्वेंट्री हेल्प फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन की जो इन्वेंट्री होती है वो कैपिटल एसेट नहीं होती, यानी आप बिजनेस की इन्वेंट्री को बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं होगा। मजे की बात है कि नहीं है? कोई मजे की बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस की इन्वेंट्री को जब आप बेचते हो तो पीजीबीपी की इनकम तो होती ही है, तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में बिजनेस की इन्वेंट्री नहीं आएगी। अंडरस्टूड? आप समझते तो है ना। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हो गया? यहां पे हो गया मतलब WIP और फिनिश गुड्स। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? अब कंज्यूमेबल स्टोर्स आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं शर्ट बनाता हूं, ठीक है, तो जो बटन होगा वो रॉ मटेरियल है, थ्रेड जो होगा वो रॉ मटेरियल है, लेकिन शर्ट बनाने के लिए निडल भी तो लग रही होगी। निडल से ही तो बटन वटन लगाए होंगे हम शर्ट में। निडल क्या है? क्या निडल भी खराब हो जाती है, दूसरी तीसरी यूज होती है? हाँ, एक शर्ट बनाने में हो सकता है सिलाई करते समय एक शर्ट बनाने में ही 2 निडल टूट जाती हो, खराब हो जाती हो। तो निडल क्या है? कंज्यूमेबल है, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देगा। हमने बटन भी यूज किया था, क्या वो शर्ट में है? हाँ। हमने थ्रेड यूज किया था, क्या वो शर्ट में है? हाँ। लेकिन हमने जो निडल यूज किया शर्ट बनाने में वो शर्ट में है? नहीं, वो शर्ट में नहीं है, तो वो कंज्यूमेबल है। आई होप आप समझ गए कि कंज्यूमेबल क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है। इन सबको मिला के इन्वेंट्री कहते हैं। बिजनेस की इन्वेंट्री को अगर आप सेल करेंगे तो इस पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये कोई बड़े फायदे की बात गवर्नमेंट नहीं बोल दी। जनरली हमने तो आपको यही सिखाया था कि जब भी गवर्नमेंट बोलेगी कि ये कैपिटल एसेट नहीं है तो आपको खुश हो जाने की जरूरत है। यहां खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी आप टैक्स दे रहे हो। इनकम कौन सी होती है? ये पीजीबीपी। इन्वेंट्री को फायदे में बेचते हो, पीजीबीपी की इनकम आती है। दूसरा, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। मूवेबल तो आप समझते हो, दो ही चीज मूवेबल होती है, लैंड और बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा सभी चीज मूवेबल ही है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या है? पर्सनल बिलोंगिंगनेस। जो चीज हम पहनते हैं, यूज करते हैं, जिसे हम पर्सनली यूज करते हैं, उसे कहा जाता है पर्सनल इफेक्ट। अब आइए देखते हैं, ये चश्मा पर्सनल इफेक्ट है, ये वॉच मैंने पहनी है पर्सनल इफेक्ट है, ये टी शर्ट मैंने पहना है पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, नीचे पैंट भी पहनी है, आपको दिख नहीं रहा है, वो भी पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, बेल्ट आपको दिख रही है? नहीं, बेल्ट भी नहीं दिख रही है, मैं देख पा रहा हूं। बेल्ट भी पहनी है मैंने, वो पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा झूठ बोल रहा है। तो जेब में, और छोड़िए, जाने दीजिए। तो वट एवर आई एम यूजिंग एज पर्सनल इफेक्ट, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से जो जो चीजें पर्सनली यूज कर रहे हो वो पर्सनल इफेक्ट है।
हम पर्सनली क्या क्या चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम अपने घर में सोफ़ा सेट यूज़ कर रहे हैं पर्सनली, दैट इज़ माई पर्सनल इफेक्ट। घर में टीवी है, बेड है, फ्रिज है, वट एवर विच आई एम यूजिंग इट पर्सनली, दैट्स माई पर्सनल इफेक्ट। ठीक है, और ये जो पर्सनल इफेक्ट होती है कैपिटल एसेट नहीं होती है, यानी अगर आप इसे बेचेंगे तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा। बताइए ये बात मजेदार है कि नहीं है, ये सुंदर बात है कि नहीं है? नहीं है ये सुंदर बात। क्यों? क्योंकि कभी भी पर्सनल इफेक्ट फायदे में बिक ही नहीं सकता। एक बात बताइए, मैंने ये शर्ट टी शर्ट जो है 1000 रुपए में खरीदी है, मैं पहनने के बाद क्या इसको 1000 रुपए से ऊपर बेच सकता हूं? नहीं। अरे ये 200 में अपनी बिकेगी मेरे पहनने के बाद। ये चश्मा मैंने करीब करीब 6-7 हजार रुपए का खरीदा था, ये अगर मैं बेचूंगा तो ज्यादा का बिक जाएगा क्या? अरे 600 का नहीं बिकेगा अब ये वॉच मैंने खरीदी है 20,000 रुपए की, मैं इसको बेचूंगा तो क्या इसका 2,000 रुपए भी मिल जाएगा? शायद नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल भी जाए तो 2,000, 5,000 मिल जाएगा। यानी 20,000 रुपए की चीज 20,000 से ऊपर में थोड़ी ना बिक जाएगी, यानी फायदे में नहीं बिकेगी। जिस भी चीज को हम पर्सनली यूज कर रहे हैं वो फायदे में नहीं बिकेगी। ठीक है, लेकिन वो मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो मूवेबल होना चाहिए। अच्छा, घर का सोफा सेट, टीवी, क्या ये सब महंगे में बिक सकता है? अरे नहीं बिकेगा। हम 1 लाख रुपए का सोफा घर में लगा रखे हैं, हम बेचने जाएंगे तो शायद ही 20-25 हजार रुपए मिल जाए हमको, लाख से ऊपर थोड़ी ना मिल जाएगा। यानी पर्सनल इफेक्ट में तो कभी फायदा होता ही नहीं है, उल्टे घाटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट फायदे के लिए अलग लॉ, घाटे के लिए अलग लॉ नहीं बना सकती। पता है इनकम टैक्स में इनकम का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस दोनों। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि ये प्रॉफिट पे टैक्स है, ये पॉजिटिव इनकम पे टैक्स है, तो निगेटिव इनकम को एडजस्ट करने भी देना पड़ेगा। आपने पढ़ा हुआ है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता है। आप एक लॉस अगर करते हो तो दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता है। अगर सरकार ये कह देती कि हम ये जो पर्सनल इफेक्ट है इस पे भी हम टैक्स लेंगे, तो ज्यादातर लोगों को तो घाटा होता और वो माइनस दूसरी इनकम से एडजस्ट हो जाता। आप समझ पा रहे हो? जैसे अगर सरकार कह देती नहीं नहीं हम तो पर्सनल इफेक्ट पे टैक्स लेंगे, तो उल्टे सरकार को ही घाटा होता, हमको फायदा हो जाता। अगर सरकार कहती ये कैपिटल एसेट है ना तो हमको तो मजा आ जाए। पता है कैसे? अगर सरकार मेरे पर्सनल एसेट को कैपिटल एसेट बोल देगी तो फायदा हो जाता हमको उल्टे। हम घर का सोफा सेट जो 1 लाख रुपए का वो बेच देते अभी, ठीक है, हम बदलवा लेते, दूसरा ले लेते। उससे क्या होता कि 1 लाख का सोफा सेट बिकता 20,000 रुपए का, 80,000 रुपए का हमको घाटा होता। हम कहते हैं -80,000 कैपिटल गेन। ठीक है, अब पीजीबीपी में मान लीजिए मेरा प्रॉफिट है, हम वहीं से 80,000 एडजस्ट कर देते। पीजीबीपी का प्रॉफिट 80,000 से कम हो जाता, टैक्स मेरा कम हो जाता, फायदा होता हमको। उल्टे कैपिटल एसेट ना कह के सरकार ने घाटा करा दिया हमारा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको इनिशियली कहा था कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर होना अच्छी बात है, लेकिन सरकार भी कम चालाक नहीं है। पहले इन्वेंट्री को बोली कैपिटल एसेट से बाहर है तो पीजीबीपी की इनकम पे टैक्स लग ही रहा है। दूसरा कहती है पर्सनल इफेक्ट, तो भाई पर्सनल इफेक्ट में फायदा होता ही कहां है? ठीक है, यानी फिर खुशी नहीं मिली हमको तो, राइट? तो पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एसेट हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। या फिर मैं यूज कर रहा हूं या मेरे फैमिली मेंबर यूज कर रहे हैं जो कि मेरे पे डिपेंडेंट है, तो वो मेरी पर्सनल इफेक्ट कहलाएगी। However, the following assets shall not be held as personal effect though these assets are movable and held for personal use। कह रहा है नीचे दी गई एसेट क्या क्या है? कह रहा है पर्सनल इफेक्ट है, ठीक है, मूवेबल है, तो भी हम इसको पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। कह रहा है दीज आर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट, जबकि ये मूवेबल है और इसका पर्सनल यूज ही होता है। पर्सनल यूज हो रहा है, मूवेबल है, तब भी हम पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। यानी अगर नहीं मानेंगे तो मतलब क्या मानेंगे? इसका मतलब हम मानेंगे इसको कैपिटल एसेट कह रहा है। अच्छा, देखिए यहां वर्ड मूवेबल क्यों यूज कर लिया था? क्योंकि दो चीजें मूवेबल है, मैंने बताया लैंड एंड बिल्डिंग। एक बताइए, एक बिल्डिंग जिसे हम पर्सनली यूज कर रहे हैं, जिस घर में हम रहते हैं, क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 10 साल रहने के बाद? हाँ। जमीन 10 साल यूज करने के बाद भी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? हाँ। सरकार कितनी चालाक है देखिए, उसको कह रही है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट की बात कर रही है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। यानी लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट है। जैसे उसने कहा मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया सरकार ने कह दिया लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों चीज कैपिटल एसेट है।
अरे यार ये तो हद हो गई, जिस चीज की वैल्यू बढ़ती है वो कैपिटल एसेट है, जिसकी नहीं बढ़ पाती है उसको कैपिटल एसेट नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद मैंने कहा कि पर्सनल इफेक्ट का मतलब है जो चीज हम पर्सनली यूज करते हैं, और जो चीज हम पर्सनली यूज करते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती, वो कभी भी प्रॉफिट नहीं आ सकता। लेकिन आप कहेंगे सर मैंने तो सुना है सलमान खान एक शर्ट पहनता है, उतार के बेचता है तो महंगी बिक जाती है। सलमान खान 5,000 रुपए की शर्ट पहन के अगर बेच दे तो 50,000 की बिक जाएगी। मतलब सलमान खान के पहनने के पहले सर वो 5,000 की होती है, पहन लेने के बाद वो उतार के बेचता है तो 50,000 की हो जाती है। तो हम कहेंगे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो पहन के कपड़ा बेच देंगे तो महंगी बिक जाएगी। इनकम टैक्स का कानून ना 140 करोड़ जनसंख्या के लिए एक बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। इनकम टैक्स का कानून ऐसे नहीं बनता सलमान खान भैया तुम्हारा कानून और शाहरुख तुम्हारा कानून बताते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक है इनकम टैक्स का कानून, सबके लिए एक, एक्सेप्शन हमेशा होगा, दिमाग पे जोर मत दीजिएगा। यानी अगर सलमान खान अपनी शर्ट 5,000 की उतार के 50,000 की बेच भी दे तो उसको टैक्स नहीं देना है, पर्सनल इफेक्ट है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा बढ़िया धंधा है भाई इनके लिए। अरे कितने लोग ही कर लेंगे और कितना कर लेंगे, ठीक है। सलमान खान अगर कभी कभार बेचता है ना 2-4 साल में एक बार, इसलिए लोग ले लेते हैं। रोज उतार के वही बेचने लग जाए, सबके पास सलमान खान की शर्ट हो जाए तो फिर कोई नहीं खरीदेगा, वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपको लग रहा है कि अच्छा सर ये तो बड़ा बढ़िया धंधा हो गया। अरे धंधा नहीं है ये। सलमान खान क्या रोज सड़क पे खड़ा हो जाए और कहे कि आज की शर्ट मेरी, फिर कल फिर खड़ा हो जाए आज की शर्ट मेरी, तो कोई नहीं खरीदने आएगा क्योंकि सबके पास है। अरे वो प्रीमियम चीजें 2-3 साल में एक बार सलमान खान अपनी शर्ट उतार के बेचता है तो लोग खरीदना चाहते हैं। भाई सलमान खान की शर्ट हमेशा मिल नहीं सकती है उसकी पहनी हुई। अंडरस्टूड? एक बार सुना था मैंने मोदी जी ने भी अपना वो कोट बेचा था, बड़ा महंगे में बेचा था, राइट। और एक बार बीच में नहीं, हाँ मोदी जी ने तो बेचा था कोट। चलिए, उसके बाद कुछ चीजें जिसे आप पर्सनली यूज करते हो, ठीक है, मूवेबल भी है लेकिन फिर भी पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी। अब आप सोच के बताइए आप ऐसी कौन कौन सी चीज यूज कर रहे हो जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है। सोचिए, पहले तो अपनी बॉडी को देखिए, कुछ ऐसा आप पहने हो क्या जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है? तो मैं तो नहीं पहनता, ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है। मानते हो आप ये बात? हाँ, मैंने ज्वेलरी खरीदी, पहनी, यूज की, उसके बाद भी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सोने का भाव बढ़ रहा है, डायमंड का भाव बढ़ रहा है, ये सब प्रीशियस मेटल्स के स्टोन्स के भाव बढ़ रहे हैं, इस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सरकार भी कितनी चालाक है, कह रही है जो ज्वेलरी है ना वो कैपिटल एसेट है। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब होता है आइटम ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपके पास कोई सामान है, 2000 साल पुराना कोई चीज आपके पास है, आप तो खरीदे थे 500 रुपया में, लेकिन आज हो सकता है वो 5 करोड़ में बिक जाएगा। अरे ये जो पुराने सिविलाइजेशन की चीजें होती है ना, ये देश की धरोहर होती है, ठीक है, कंट्रीज वेल्थ है वो, तो ये सब बहुत महंगे में बिक सकता है। आपको आइडिया है कि जो गांधी जी का चश्मा था वो कितने में बिका है? मैं भूल रहा हूं उसकी प्राइस, वो बहुत महंगे में बिका था। गांधी जी जो चश्मा पहनते थे वो मिल गया था कहीं से, राइट, एंड दैट वाज सोल्ड, एंड उसकी ऑक्शन बहुत हाई प्राइस में होती है। तो आर्कियोलॉजिकल, और वो तो हम तो बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहे हैं, जो 1000-2000 साल पुरानी चीजें होंगी उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसको कह रहा है कैपिटल एसेट है, ठीक है। आप पर्सनली खरीद के अपने ड्राइंग रूम में लगा रखे हो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, तो कह रहा है वो पर्सनल एसेट नहीं है, वो कैपिटल एसेट है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग, पेंटिंग, ये कैपिटल एसेट है। ड्राइंग क्या होता है और पेंटिंग क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप कलर का यूज कर लिए तो उसको पेंटिंग कहते हैं, अगर आप कलर का इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसको ड्राइंग कहते हैं। समझ में आ गया ड्राइंग और पेंटिंग में अंतर? इफ कलर इज नॉट यूज देन इट इज ड्राइंग, इफ कलर इज यूज देन इट इज पेंटिंग। एनी ड्राइंग इन पेंटिंग इज इन कैपिटल एसेट। क्या ये ड्राइंग और पेंटिंग बहुत महंगे में बिक भी जाती है? हाँ, जो फेमस आर्टिस्ट वगैरह हैं उनकी पेंटिंग तो बहुत ही महंगे में बिक जाती है, ठीक है। मतलब एक आपने हो सकता है कि वो फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीदी जब वो फेमस नहीं था, ठीक है, तो यू परचेज इट फॉर ₹1,00,000। अब वो पेंटिंग की कीमत थोड़ी ना होती है, वो आर्टिस्ट की कीमत होती है। अब वो आर्टिस्ट बहुत महंगा आर्टिस्ट हो चुका है, तो उसकी जो पुरानी पेंटिंग 1,00,000 की थी वो 1 करोड़ की बिक जाएगी। हाँ, ऐसा होता है।
तो इट्स नॉट दैट कि यहां पे हम पेंटिंग और ड्राइंग से फेमस आर्टिस्ट की बात करें, एनी पेंटिंग और ड्राइंग इज इन कैपिटल एसेट, क्योंकि सरकार अगेन लॉ अलग अलग तरीके से नहीं बना सकती, इट हैज टू मेक वन लॉ। तो एनी ड्राइंग इन पेंटिंग दैट यू हैव, आपने तो ड्राइंग और पेंटिंग खरीदी थी, अपने ड्राइंग रूम में के दीवार पे सजा रखी है, अपने बेडरूम की दीवार पे सजा रखी है, यू आर पर्सनली यूजिंग इट, बट इट्स एन कैपिटल एसेट बिकॉज इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट को जहां पे भी प्राइस इंक्रीज का स्कोप दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट वहां पे उसको कैपिटल एसेट बोल दे रही है। नंबर 1 कहां पे बोली? ज्वेलरी, दूसरा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग। अब उसके बाद आ जाइए स्कल्पचर्स। गवर्नमेंट कह रही है स्कल्पचर्स, ये क्या होता है स्कल्पचर्स? कार्विंग, नकाशी समझते हैं? नकाशी, लकड़ी पे, पत्थर पे जो नकाशी का काम होता है, छेनी हथौड़ी ले लेके नकाशी बनाते हैं। अगर आप दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल गए हो तो नकाशी का इससे खूबसूरत एग्जाम्पल तो हम दे ही नहीं सकते हैं। एक पूरी पूरी दीवार, पूरे पूरे पिलर सब नकाशी से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो नकाशी जो होती है स्कल्पचर्स का एक जीता जागता एग्जाम्पल है वो। तो ये सब चीजें जो होती है ना, जो नकाशी वाली चीजें होती हैं, मतलब आर्टिस्टिक चीजें हैं ना, ये सब, इन सब की कीमत बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास कोई कुछ बना हुआ है वुड का, स्टोन का स्कल्पचर है वो, ठीक है, कार्विंग वगैरह से बना हुआ है, तो वो महंगे में बिक सकती है। तो गवर्नमेंट अगेन उसको भी क्या कह रही है? कैपिटल एसेट है। नाउ फाइनली एनी वर्क ऑफ आर्ट, कलाकारी वाली कोई भी चीज, सरकार अब सीधे कह रही है, माथा पच्ची ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला कोई कलाकारी की चीज इससे बच गई इस डेफिनेशन से तो तमाशा हो जाएगा। कलाकारी वाली कोई भी चीज भाई, जिसमें भी कला है, ठीक है, वो सारी चीजें महंगे में बिक सकती हैं, ठीक है। और जब कला लुप्त हो जाती है, उस काम को करने वाले लोग ही अब नहीं रहते, जैसे बहुत सारी कला पहले होती थी, अब नहीं लोग करते हैं वो सब, ठीक है। तो धीरे धीरे उन सब पुरानी चीजों की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज अब उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में। तो ऐसी कोई भी चीज क्या कहलाएगी? कैपिटल एसेट। नोट, अब देखिए कितनी चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ गई। ड्राइंग इन ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, 6 आइटम ये हो गया। और एक इमूवेबल तो पहले ही आउट हो गया, क्योंकि मूवेबल पर्सनल इफेक्ट से बात शुरू हुई थी, तो लैंड एंड बिल्डिंग। तो 8 चीजें कैपिटल एसेट में आएंगी, इवन इफ यू आर पर्सनली यूजिंग इट, ठीक है। क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग बिकॉज इट इज इमूवेबल, एंड देन और जो मूवेबल है उसमें से कौन कौन सी कैपिटल एसेट है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। नोट, द हाउस प्रॉपर्टी इन विच द एसेसी लिव्स is used by him for personal purposes, but it will not be a personal effect as it is an immovable property. Now let me talk about the office building. आपके ऑफिस की बिल्डिंग कैपिटल एसेट है? आंसर इज यस, ऑफिस की बिल्डिंग मेरी कैपिटल एसेट है। अगर आपको याद हो तो पीजीबीपी में आपने देखा था कि बिल्डिंग का एक ब्लॉक बनता था, अगर पूरे ब्लॉक की वैल्यू जितनी थी WDV ऑफ द ब्लॉक से ज्यादा पे बिक जाता था तो कैपिटल गेन आ जाता था। याद आ रहा है आपको? ठीक है, यही हम कहेंगे अब मेरे ऑफिस का लैपटॉप, मेरे ऑफिस का सोफा सेट, मेरे ऑफिस में लगी टीवी, क्या ये सब कैपिटल एसेट है? यस, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज कैपिटल एसेट। लेकिन जो आप पर्सनली यूज करते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन जो हम पर्सनली यूज करते हैं उनमें से भी कुछ कैपिटल एसेट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, पर्सनल वाला भी, ठीक है। और क्या क्या? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। अब एक काम करिए, जरा सा मुझे बताइए कि ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उसका यूज क्या है, बिजनेस है या पर्सनल है वो बताऊंगा, और फिर एसेट क्या है ये बताऊंगा, ठीक है। मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, ठीक है। ड्राइंग है, मतलब मेरे घर पे लगा हुआ है ड्राइंग है, ठीक है। जल्दी बताइए कैपिटल एसेट है या नहीं? कैपिटल एसेट, yes or no? Yes, drawing is in capital asset even if you are personally using it, ठीक है। बिजनेस यूज कर रहे हैं हम ड्राइंग का, मेरे ऑफिस में लगी हुई है ड्राइंग, अरे ऑफिस में लगी है तब तो कैपिटल एसेट है ही है, फिर थोड़ी ना सोचना था। हम पर्सनल यूज कर रहे हैं बिल्डिंग का, मतलब बिल्डिंग घर है मेरा, पर्सनल यूज ऑफ बिल्डिंग मतलब घर है मेरा, कैपिटल एसेट है? यस। हम बिजनेस यूज कर रहे हैं बिल्डिंग का, क्या कैपिटल एसेट है? यस।
हम पर्सनल यूज कर रहे हैं सोफा का, क्या कैपिटल एसेट है? नहीं। हम बिजनेस यूज कर रहे हैं सोफा का, कैपिटल एसेट है? यस। हम पर्सनल यूज कर रहे हैं टीवी का, मेरे घर में लगी टीवी है, घर में लगी टीवी, कैपिटल एसेट है? नहीं। ठीक है। हम बिजनेस यूज कर रहे हैं टीवी का, कैपिटल एसेट है? यस। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, आपने बताया कि सर घर में जो हम सोफा यूज कर रहे हैं वो महंगे में नहीं बेच सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं डाला। तो फिर ऑफिस वाला क्यों डाल दिया? क्योंकि ऑफिस वाले सोफा पे डेप्रिसिएशन मिलता है। हम 1 लाख का सोफा खरीदे, डेप्रिशिएट होते होते 10,000 की हो गई, क्या 15,000 की बिक सकती है? बिक जाएगी, हो सकता है बिक जाए, डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गया है। इसलिए बिजनेस वाली एसेट कैपिटल एसेट है। आपने देखा भी है डब्ल्यूडीवी से ज्यादा बिकता है, कैपिटल गेन आ जाता है, पीजीबीवी में देखा तो है आपने। अब ये घर वाली टीवी 1 लाख की खरीदो, 1 लाख से ज्यादा में थोड़ी ना बिकेगी, लेकिन ऑफिस में वही 1 लाख की टीवी जब लगाए हो तो हर साल डेप्रिशिएट कर रहे हो, डेप्रिशिएट होते होते 10,000 की हो गई, क्या 20,000 की बिक जाएगी? पॉसिबल है, हो सकता है बिक जाए। अरे ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा पे नहीं ना बिकती है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू से तो ज्यादा पे बिक ही सकती है। इसलिए सरकार भी चला के करिए कि ऑफिस वाला तो बिक सकता है ज्यादा में, तो एक काम करते हैं वहां पे कैपिटल एसेट बोल देते हैं। तो पर्सनल एसेट को क्या किया गवर्नमेंट ने? डेफिनेशन से गायब किया, कैपिटल एसेट के। आगे देखिए, ज्वेलरी इंक्लूड्स। अब ज्वेलरी का मतलब क्या है, एक बात बताइए। अब मैं चालाकी करने में बैठा, मैंने समझ लिया कि सरकार क्या कर रही है कि अगर हम शर्ट अपनी बेच देंगे 1,000 रुपए की खरीद के, 1,000 रुपए की खरीद के हम 2,000 रुपए की भी शर्ट बेच दिए तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन बिक तो पाएगी नहीं। ठीक है, ज्वेलरी खरीद के बेचेंगे तो लग जाएगा, पर्सनली यूज भी करेंगे और फिर बेचेंगे तो भी टैक्स लगेगा। तो मेरी जो शर्ट है उसकी जो बटन है वो गोल्ड की है, सोने की बटन लगवाए उस पर। कितने की खरीदे थे शर्ट? शर्ट पड़ी थी हमको 5 लाख रुपए की, सोने की बटन लगी है ना सारी उस पर, 5 लाख रुपए की शर्ट थी। क्या ये पॉसिबल है कि वो शर्ट 6 लाख में बिक जाए? हाँ, पहनने के बाद भी 6 लाख की बिक जाए, क्योंकि गोल्ड का भाव बढ़ गया है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पहनने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ गई, मैं सलमान खान नहीं हूं, ठीक है, लेकिन वो शर्ट में जो गोल्ड की बटन लगी हुई है, सोने का भाव बढ़ गया है, इसलिए वो शर्ट 5 लाख की जगह अब 6 लाख की बिक सकती है। जल्दी बताइए, अब कैपिटल एसेट कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा, क्योंकि अब वो शर्ट नहीं कहलाएगा, वो ज्वेलरी कहलाएगा। ज्वेलरी की डेफिनेशन यहां पे आपको बताई गई है, क्या है? कहता है ज्वेलरी का मतलब क्या है? कोई भी चीज जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्रीशियस मेटल का इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन का, नीलम, पन्ना, ये सब जितने पत्थर हैं इनका इस्तेमाल हो जाए तो वो ज्वेलरी कहलाता है। ओ, तो ज्वेलरी का मतलब ये नहीं कि अंगूठी, हार पहन लिए तो बस ये सब ज्वेलरी है। गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग्स, दीज आर नॉट जस्ट ज्वेलरी, दे आर ज्वेलरी, बट अलॉन्ग विद दैट एनीथिंग जिसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है वो ज्वेलरी है। जैसे मेरे पास चांदी की डाइनिंग टेबल है, मेरे पास है नहीं, मैं तो काल्पनिक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास चांदी की डाइनिंग टेबल है, तो क्या ये पर्सनल इफेक्ट कहलाएगा? नहीं, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल हुआ है तो वो ज्वेलरी कहलाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एसेट में जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी जा रही है तो ज्वेलरी को जो डिफाइन किया जा रहा है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? एनीथिंग विच इज यूज्ड, anything in which these metals, precious metals are used, precious, semi precious stones are used, तो वो ज्वेलरी होती है। मेरे पास एक टेबल है जिसके चारों कॉर्नर पे सोने का बॉल लगा हुआ है, 500 ग्राम का, आधा किलो का एक एक बॉल लगा हुआ है। अब आधा किलो सोने की बॉल की कीमत कितनी हो गई? आज के भाव में करीब करीब हो जाएगा 33 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 66 लाख रुपए किलो चल रहा है सोना, तो 33 लाख रुपए का हो गया। 33 लाख रुपए के 4 सोने की बॉल लगे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे, ठीक है। अब कुछ सालों बाद क्या ये महंगे में डाइनिंग टेबल बिक सकती है? यूज करने के बाद बिक जाएगी अगर सोने का भाव बढ़ गया तो अब सरकार क्या कहती है? क्या उसको डाइनिंग टेबल बोल रही है क्या? नहीं, सरकार उसको ज्वेलरी बोलती है बेटा, ठीक है। आइए देखिए क्या लिखा है, ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट, मतलब ऑर्नामेंट्स जो आप बनवाए हो, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर सच प्रीशियस मेटल। एलॉय का मतलब होता है 2 प्रीशियस मेटल को मिला के जो बनता है, दैट्स कॉल्ड एन एलॉय। वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन,
उसमें स्टोन भी हो सकता है लगा है, स्टोन नहीं लगा है। अरे बहुत सारी अंगूठी बनती है जिसमें स्टोन लगाते हो, नहीं भी लगाते हो। एंड वेदर और नॉट वर्कड और सीन इनटू एनी वियरिंग अप्रैल, किसी कपड़े में आपने उसकी सिलाई कर दी, ठीक है, सोने वोने इधर उधर लगा दिया अपने कपड़े में, राइट, या नहीं लगाए, मतलब कपड़े में लगा दिए तो वो भी ज्वेलरी है, ठीक है। बी, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, वेदर नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल वर्कड और सीन इनटू एनी वियरिंग अप्रैल। सी, प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन है, किसी बर्तन वर्तन में लगाए हो, किसी उसमें लगाए हो, फर्नीचर में लगाए हो, तो वो सब ज्वेलरी है, ठीक है। नाउ थर्ड, तो क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है एक बार जल्दी से देखें। तो कैपिटल एसेट, इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है। नंबर 2, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट एन कैपिटल एसेट, मतलब गांव की खेती वाली जमीन, गांव की खेती वाली जमीन, भारत में गांव की खेती वाली जमीन जो है कैपिटल एसेट नहीं है। यानी ये जो किसान है ना, ये अपनी जमीनें अगर बेचते हैं तो इनको कैपिटल गेन नहीं होता, इस पर टैक्स नहीं लगता। अब आपको तो मालूम है किसानों की तो हम किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे हैं, वो जो खेती कर रहे हैं उससे भी जो कमा रहे हैं कोई टैक्स तो ले नहीं रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है हमारे देश में, वो जमीनें बेच रहे हैं तो भी हम उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये किसान जमीन बेचते हैं तो गवर्नमेंट क्यों इस पे टैक्स नहीं ले रही है, आइए इस बात को भी समझते हैं। एक्चुअली ये क्यों करते हैं ऐसा, ये बात भी समझिए। बहुत सारे केसों में क्या होता है कि जो जमीन होती है, खेती वाली जो जमीन है इनके पास, ये कई भाइयों की मिला के है। नाउ दे वांट अ डिवीजन इनटू इट, वो चाहते हैं कि अब उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। तो उनको समझ में आता है कि अच्छा ये वाला जब हम खेती वाली जमीन डिवाइड करेंगे, बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, रास्ते वास्ते बनाएंगे चारों भाइयों के लिए अलग, तो बहुत सारी जमीन की वेस्टेजेस भी हो जाएगी, ठीक है। बड़ा प्लॉट है, हम चारों भाइयों के लिए निकालेंगे इसमें से, तो बहुत सारी वेस्टेजेस भी हो जाएगी। तो वो क्या सोचते हैं कि ये काम करते हैं, ये बड़ी वाली जमीन को बेच देते हैं और चारों भाई अपना पैसा ले लेंगे और अपने अपने हिसाब से जहां जहां जिनको रहना है उस हिसाब से वो अपनी खेती की जमीन खरीद लेंगे। एक ये वजह होती है। और क्या वजह हो सकती है, यानी कुल मिला के गवर्नमेंट भी ये समझ रही है कि जो किसान है वो बेसिकली खेती ही करेगा, ठीक है। तो और गवर्नमेंट हमेशा से एग्रीकल्चर एक फार्मर को प्रमोट करती आई है, इंकरेज करते आई है, इस एक्टिविटी को इंकरेज करते आई है और टैक्स नहीं ली है। तो इसलिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन नहीं लगता, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा उसके ट्रांसफर पे, एज बिकॉज दैट इज नॉट एन कैपिटल एसेट। ना अब आपके मन में आएगा कि सर, यानी आप भी अगर गांव में खेती की जमीन खरीद लें, मान लीजिए आज रात सर खेती की जमीन खरीद लेते हैं गांव में 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। किसान अगर वो जमीन बेचेगा 1 करोड़ की 5 करोड़ रुपए में, तो किसान को 1 रुपया टैक्स नहीं देना। तो इसका मतलब ये हो गया, गांव की खेती वाली जमीन अगर रात सर खरीद ले 1 करोड़ की और उसको बेचे कुछ साल बाद 3 करोड़ रुपए का, तो 2 करोड़ रुपए पे टैक्स लगेगा कि नहीं? तो आंसर इज यस, लगेगा। क्योंकि खेती वाली जमीन का मतलब क्या है ये समझिए। सरकार ये नहीं कह रही खेती वाली जमीन का मतलब है जहां खेती होती है। सरकार कहती है खेती वाली जमीन उसे कहते हैं जहां पे पिछले 2 साल से लगातार खेती की गई है। अच्छा, खेती वाली जमीन का मतलब ये नहीं है जहां खेती होती है, जहां खेती हो रही है वो खेती वाली जमीन है। वहां खेती होनी भी चाहिए, सिर्फ वहां खेती हो सकती है इसलिए खेती की जमीन नहीं है, वहां खेती होनी भी चाहिए। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, देखिए मेरे पास तो उसका भी रास्ता है। मैंने 1 करोड़ रुपए की जमीन गांव में खरीदी खेती वाली, ठीक है। उसके बाद मैंने वहां पे एक स्टाफ हायर किया, कितने पे? 10,000 रुपये महीने पे। और मैंने उसको कहा कि इस खेती वाली जमीन पे तुम खेती करो, ठीक है। 2 साल तक लगातार उसे खेती करवाया, 10,000 रुपया महीना दिया। और मैंने कहा कि हमको कुछ चाहिए नहीं, तो जो मर्जी उगाओ, सब तुम्हारा, तुम खेती करो बस दिन भर। बताइए मिल जाएगा कि नहीं 10,000 रुपये में आदमी? जो मर्जी वो करो, हमको कुछ मतलब ही नहीं। हमने 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, 2 साल में हमने कितनी मजदूरी दे दी उसको? 10,000 रुपये महीना, यानी 2 साल में कितना? 2,40,000 रुपया। और 1 करोड़ रुपए की जमीन 2 साल बाद हम बेच देते 3 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। अगर 2 करोड़ रुपए के मुनाफे पे हमें सरकार को टैक्स देना होता तो कितना देना होता? 40 लाख रुपया, ठीक है।
3 साल बाद बिक गया, मान लीजिए 4 साल बाद बिक गया, 4 साल बाद मान लीजिए कर लेते हैं, ठीक है। 4 साल बाद हमने बेच दिया 1 करोड़ की जमीन 3 करोड़ रुपए में। अब ठीक है, कितना मुनाफा हुआ? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ पे टैक्स कितना बनेगा? 40 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। हमने 4 साल में उसको मजदूरी कितनी दे दी? 4,80,000 रुपया। अरे यार, 4,80,000 रुपए की मजदूरी देके 40 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया। बताइए हम करेंगे कि नहीं ऐसा? बिल्कुल करेंगे। हर अमीर आदमी ऐसा ही करेगा। गांव की खेती वाली जमीन लेगा, किसी को खेती के लिए लगा देगा और कहेगा जो मर्जी करो, तुम्हारा जो मर्जी उगाओ। पूछेगा सर क्या उगाना है? जो मर्जी उगाओ यार, तुम उगाओ चाहे मत उगाओ, तुम हर दिन कुछ कुछ करते रहो, करो जो मर्जी तुम्हारा। ठीक है, तो अब इस तरीके से लोग क्या करेंगे? टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे। तो अब सरकार यहां पे क्या कहती है? कहती है खेती वाली जमीन पे खेती होनी चाहिए किसके द्वारा? जिसकी जमीन है उसके द्वारा। ओ, यानी ये भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हमें टैक्स बचाना है तो हमें खुद जाना होगा वहां खेती करने। अब अगर खेती करेंगे तो ये सब कैसे करेंगे? आप समझ गए? यानी ये अल्टीमेटली ये बेनिफिट किसको मिलेगा? फार्मर्स को ही मिल पाएगा। ठीक है, अभी इनकम टैक्स का एक रीसेंट केस हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां तक पहुंच गई है। एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था जिसमें बहुत बड़ी जमीन थी और उस लैंड पे जो लैंड ओनर था उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा था। ठीक है, और उसने दिखाया था कि इस पे खेती वगैरह होती है और ये खेती मैंने ही की थी। मतलब आप खुद और लेबर वेबर लगा के भी वहां पे आप करते हैं तो वो खेती कहलाएगा। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा हम ही काम करें, हम वहाँ खुद भी हम हैं, मतलब प्रॉपर मेरी निगरानी में सारा काम होता है। भले हम 10-20 लोगों को भी हायर किए हैं, सब मिलके हम लोग खेती कर रहे हैं, तो हम, लेकिन हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा अल्टीमेटली। मतलब ये है, तो उसने दिखाया था कि यहाँ पे खेती वेती होती है, जबकि अल्टीमेटली वहाँ पे खेती नहीं होती थी। ठीक है, उसने तो यहाँ तक प्रूफ दिया था जितना प्रूफ किसी के पास हो नहीं सकता, क्योंकि उसने बहुत बड़ी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी दिखाई थी और एग्जाम भी कराया था कि हम खेती होती है, यहाँ पे ये सब्जी उगाते हैं, ये बेचते हैं। उसने सब चीज मैनेज कर रखा था। मतलब इतना जबरदस्त वो केस था कि उसके पास एक एक चीज था। मतलब ट्रक वाला लोडिंग किया है, उसकी रिसिप्ट थी उसके पास। ट्रक वाले ने मंडी में माल उतारा है सब्जी, उसकी रिसिप्ट थी, जबकि कोई खेती नहीं हुई थी, लेकिन वो सब चीज मैनेज करके रखा था। उसके पास ट्रक वाले की बिल थी पूरी ट्रांसपोर्ट की, कि हर दिन सब्जी जा रही है मंडी में। ठीक है, लेबर्स के अंगूठे लगे हुए थे कि ये लोग काम करते हैं यहाँ पे। लोडिंग की रिसिप्ट थी उसके पास कि ट्रक में माल चढ़ाया गया, उसकी रिसिप्ट थी उसके पास। ट्रक से माल मंडी में उतारा गया, उसकी रिसिप्ट थी। इतना भयंकर अकाउंट्स वो मेंटेन कर रखा था, सारा का सारा फर्जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकिन एक चीज भी पकड़ नहीं पा रहा था। अल्टीमेटली उसने नासा की रिपोर्ट से निकाला कि इस जमीन पे खेती नहीं होती है। ऊपर से पिक्चर नासा के पास थी। अरे भगवान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नासा तक पहुंच गया। हाँ, जो नासा की पिक्चर्स थी उसमें कभी भी उस पर खेती नहीं थी, उस जमीन पे कभी भी खेती। जो नासा की फोटोज आती है ना लैंड की, उसमें उस जमीन पे कभी भी खेती नहीं दिखी। और उस फोटो से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस जीत जाता है और उसे टैक्स देना पड़ता है। तो मैं ये सब अपडेट आपको करता रहता हूं ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या देश में हो रहा है। राइट, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया ये कैपिटल एसेट नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट नॉट बी एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा, वो कैपिटल एसेट है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया प्रोवाइडेड इट इज नॉट सिचुएटेड इन। कह रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो एग्रीकल्चर लैंड है जो यहां पे सिचुएटेड नहीं है। तो यानी जो यहां पे सिचुएटेड है वो क्या है? वो अर्बन लैंड है, वो अर्बन लैंड है। यानी अगर अर्बन लैंड है तो यानी क्या है? ये कैपिटल एसेट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अर्बन लैंड है, इसके अलावा रूरल लैंड होगा। तो समझिए पहले से क्या होता है अर्बन लैंड। एनी एरिया विच इज कंप्राइज विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। कह रहा है कोई भी म्युनिसिपैलिटी की लिमिट जो है उसके अंदर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा की है, 10,000 और मोर। ठीक है, अगर इसकी पॉपुलेशन 10,000 और मोर है तो कह रहा है ये जो है वो शहर है। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 10,000 से ज़्यादा की अगर पॉपुलेशन होती है तो उसको घनी आबादी कहा जाता है। ठीक है, और उस जगह को गांव नहीं कहा जाता, शहर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो लिमिट होती है म्यूनिसपैलिटी की वो कहाँ से मिल जाएगी? आप म्यूनिसिपल
कॉरपोरेशन चल जाइए, म्यूनसिपैलिटी चल जाइए, और सरकार की जो म्यूनसिपैलिटी की लिमिट है वो वहाँ से आपको नक्शा मिल जाएगा कि ये आपके शहर की लिमिट है। ठीक है, तो इस लिमिट के अंदर जो भी ज़मीनें हैं वो शहरी ज़मीन है, वो अर्बन लैंड है, दैट इज़ नॉट रूरल लैंड। तो क्लियर है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको समझना है। एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली more than 2 kilometer from the local limit of any municipality or cantonment board having a population of more than 10,000 but not exceeding 1 lakh। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसकी पॉपुलेशन तो 10,000 से ज़्यादा है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी ज़मीन खरीदूंगा, मैंने ये ज़मीन खरीदी इस लिमिट के अंदर, ये ज़मीन खरीदी, तो ये कौन सी ज़मीन कहलाएगी? अर्बन लैंड। मैंने दिमाग लगाया, इस बाउंड्री से सटी एक ज़मीन खरीद ली, ये देखिए मैंने ये वाली ज़मीन खरीद ली, मैंने ये प्लॉट खरीद लिया। अब ये गांव की ज़मीन हो गई कि नहीं, म्यूनसिपैलिटी के बाहर हो गई। सरकार कह रही है नहीं, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। 2 किलोमीटर तक शहर की जो लिमिट है उसके 2 किलोमीटर तक भी शहर की ज़मीन कहेंगे हम। शहर की जो बाउंड्री है उससे 2 किलोमीटर दूर तक भी हम शहर की ज़मीन कहेंगे। एकदम ये नहीं कि शहर से बस सटा, ये लिमिट खत्म हुई यहाँ पे और यहीं पे बस गांव शुरू हो गया, नहीं। सरकार कह रही है एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड हम किसको कहेंगे? जो अभी 2 किलोमीटर के भी बाद है, 2 किलोमीटर तक की जो जमीन है वो कौन सी जमीन कहलाएगी? शहर की जमीन कहलाएगी। तो जैसे अगर हमने यहां एक जमीन खरीदी, ठीक है, तो अब ये कितनी दूर है? रुकिए, यहां फिर से बनाते हैं। ये शहर है, ठीक है, मैंने यहां पे एक जमीन खरीदी, राइट। ये कितनी दूर है ये दिखाएं आपको। देखिए इसका रास्ता ऐसे है, यहां जाना पड़ता है, फिर यहां ऐसे 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 ऐसे, फिर यहां पहुंचेंगे आप इस प्लॉट पे, और ये हो जा रहा है करीब करीब 12 किलोमीटर। बताइए, अभी तो 12 किलोमीटर दूर है, तो गांव की जमीन हो गई। कह रहा है ऐसे नहीं देखना है, हवा में देखना है, एरियली। हवा में देखेंगे तो यहां से यहां सिर्फ कितना है पता है? 1.5 किलोमीटर। ये शहर की जमीन कहलाएगी। ये हवा में देख रहे हैं तो ये 1.5 किलोमीटर है, हवा में देखना है कह रहा है। क्योंकि सड़क पे तो किधर घूमते 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 कैसे जाना है? कह रहा है हवाई जहाज से जब जाते हैं तो जैसे जाते हैं ना एकदम सीधा स्ट्रेट, कह रहा है हवा में देखेंगे हम क्या किलोमीटर है। याद रहेगा, एरियली मेजर करना है। कहाँ लिखा है? याद रहेगा आपको, 2 किलोमीटर, मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, जो 2 किलोमीटर की बियॉन्ड है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, अगर ये शहर है, इसकी पॉपुलेशन ग्रेटर 10,000 है, लेस देन इज इक्वल टू 1 लाख है, ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, तो 2 किलोमीटर दूर तक ये अर्बन है, ये अर्बन है। अब उसके बियॉन्ड रूरल होगा, 2 किलोमीटर दूर तक भी अर्बन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है? मोर देन 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। अच्छा, जितना शहर की ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है उतना बड़ा शहर है। ठीक है, 10,000 से 1 लाख मतलब छोटा शहर। अब यहां पे कह रहा है 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक, ग्रेटर 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, और लेस देन इज इक्वल टू 10 लाख पॉपुलेशन है। तो ये तो इससे बड़ा शहर हुआ ना। जितना बड़ा शहर होगा शहर का इफेक्ट उतना दूर तक रहेगा। ये बड़ा शहर है, तो कह रहा है 6 किलोमीटर तक अब ये शहर मानेंगे हम इसको, 6 किलोमीटर तक भी शहर मानेंगे इस लिमिट से एरियली। और अगर 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, ग्रेटर 10 लाख है, तो ये तो बहुत ही बड़ा शहर हो गया। कह रहा है यहां से 8 किलोमीटर तक शहर मानेंगे हम। अब आपको समझ में आ गया? तो आपको याद रखना पड़ेगा, 10,000 से 1 लाख के बीच वाली जो पॉपुलेशन थी वहां पे 2 किलोमीटर तक शहर मानेंगे। ठीक है, फिर 1 लाख से ज़्यादा 10 लाख के तक था तो 6 किलोमीटर तक शहर मानेंगे, और 10 लाख से भी ज़्यादा है तो हम 8 किलोमीटर तक शहर मानेंगे, राइट। उसके बियॉन्ड कहीं जाके रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताना होगा कि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, कैपिटल एसेट है कि नहीं। इज द लैंड सिचुएटेड इन दिस एरिया कैपिटल एसेट? आपको बताना है वो कैपिटल एसेट है कि नहीं है, राइट। तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितनी है ये पॉपुलेशन बता रहा है, और कितनी दूर वो जमीन है इस शहर से। ठीक है,
इस लिमिट से, इस शहर की लिमिट से कितनी दूर जमीन है? 9,000 पॉपुलेशन है। 9,000 पॉपुलेशन तब तो गांव ही है यार, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर तक गांव से 1 किलोमीटर तो गांव है यार। ये 9,000 पे 1 किलोमीटर, ये शहर की लिमिट ही नहीं है 9,000, तो ये गांव चल रहा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी है सब गांव ही है ये, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। 12,000 पॉपुलेशन, 12,000 पॉपुलेशन तब 2 किलोमीटर तक शहर होता है। 2 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर है तो शहर है कैपिटल एसेट। शहर मतलब कैपिटल एसेट। जब भी हम कहेंगे कैपिटल एसेट मतलब अर्बन, अर्बन को कैपिटल एसेट कहेंगे। 11 लाख की पॉपुलेशन, 11 लाख की पॉपुलेशन मतलब 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, तो 8 किलोमीटर तक शहर होता है। ये तो 2 ही किलोमीटर है। 11 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर से 2 किलोमीटर तक तो शहर है भाई, शहर है। शहर जब भी तो यस, शहर मतलब यस। जब बोलेंगे गांव तो मतलब नो। 80,000 की पॉपुलेशन, 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक 2 किलोमीटर तक ही बस शहर होता है। 3 किलोमीटर है भाई साहब तो गांव हो गया। अब ये नो। 3 लाख की पॉपुलेशन, 3 लाख की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच 6 किलोमीटर तक शहर कहलाता है। 4 किलोमीटर है तो भाई शहर कहलाएगा, यस। 12 लाख की पॉपुलेशन, तब तो 8 किलोमीटर तक शहर होता है। 5 किलोमीटर है तो शहर कहलाएगा। 8,000 की पॉपुलेशन, 8,000 की पॉपुलेशन का मतलब ही गांव है। अब किलोमीटर देखने की जरूरत नहीं है भाई, 8,000 मतलब गांव है ये पूरा, नो। 4 लाख की पॉपुलेशन, 1 लाख से 10 लाख के बीच हो गया ना। 1 लाख से 10 लाख के बीच 6 किलोमीटर तक शहर होता है। 7 किलोमीटर शहर नहीं है, नो। 10,50,000, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन, 8 किलोमीटर तक शहर है, ठीक है। 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर तक शहर होता है, यस। 15 लाख की पॉपुलेशन, 10 लाख से ऊपर 8 किलोमीटर तक शहर होता है। 9 किलोमीटर गांव हो गया, 9 किलोमीटर गांव हो गया, नो। आया मजा आपको? एकदम क्लैरिटी हो रही है नहीं एक एक चीज की? आइए, पॉइंट नंबर 6 एंड 7 बस थ्योरेटिकली आप याद कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा दमदशा है नहीं। क्या नहीं है? ये बेसिकली ऐसे कैपिटल एसेट है जो आज की तारीख में किसी के पास है नहीं, सब रिडीम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लॉ में लिखा है इसलिए आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर ने छुड़वा दिया। अदरवाइज मैं ये 2 पॉइंट डिलीट ही कर देता, मैं डिलीट भी कर सकता हूं इसको। क्या है? स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, जैसे कि 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 में आया था, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 में आया था, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 में आया था। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड है, ये सब कैपिटल एसेट है। ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, दीज आर नॉट कैपिटल एसेट, राइट। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज नॉट कैपिटल एसेट, राइट। ये जो हमारी एडिंग है, बट डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। यानी ये सब बॉन्ड जो जितने भी 3 बॉन्ड का नाम लिया है, ये रट लीजिए ये बॉन्ड के नाम। ये बॉन्ड अगर सेल होगा तो कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, ठीक है। आज की तारीख में सेल होगा ही नहीं क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, सब रिडीम हो चुके हैं। फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, ये भी थियोरेटिकली आप याद कर लीजिए बस। ये बॉन्ड किसी के पास है नहीं तो रिडीम होंगे कहां से? अब तो कोई सेल ही नहीं होगा तो कैपिटल एसेट आएगा कि नहीं आएगा की बात ही नहीं है कहां किसी के पास प्रैक्टिकली, ठीक है। ये सब खत्म हो चुके हैं बॉन्ड, बट फिर भी याद कर लीजिए थियोरेटिकली, क्योंकि आई कैन नॉट गारंटी योर एग्जाम पेपर, ठीक है। वो लिख देगा अगर इस बॉन्ड के नाम तो आपको पता होनी चाहिए, आप रट लीजिए। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 और स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991। ये 4 बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है, इसलिए इसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं होगा। चलिए आइए आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 6। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये बॉन्ड आज भी लोगों के पास है। अब ये क्या है? गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। बेसिकली इन 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को बोला कि हम आपको और लोन नहीं दे पाएंगे, रीजन बीइंग कि आपका जो मेरे पास गोल्ड रिजर्व है वो कम है, राइट। गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे ही वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है, राइट। आपका गोल्ड रिजर्व मेंटेन होना चाहिए, तो गोल्ड रिजर्व कम है सरकार को बताया गया और अब आपको लोन नहीं मिल सकता। तो गवर्नमेंट को लगा कि कैसे हम अपना गोल्ड रिजर्व यहां पे बढ़ाएं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के पास, ताकि हमें और लोन मिल सके।
तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं, पब्लिक के सामने ये स्कीम बताई गई, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। अब ये स्कीम क्या थी? सरकार ने बोला कि हर घर में कुछ पुरानी ज्वेलरीज पड़ी है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, वो लॉकर में पड़ी हुई है, बंद करके पड़ी हुई है। हर सास वो ज्वेलरी रखी हुई है कि मेरी जो बहू आएगी हम उसको ये देंगे, ये खानदानी कंगन। फिर वो बहू बस उसको रखी हुई है वो कंगन को, और इंतजार कर रही है कि कब हम सास बनेंगे तो अपनी बहू को हम ये खानदानी कंगन देंगे। पहनेगा कोई नहीं वो कंगन। और भी ऐसी ढेर सारी और ज्वेलरीज हैं जो सास से बहू, बहू फिर सास बन रही है तो अगेन ट्रांसफर हो रहा है बहू। ये सास बहू के खेल में वो ज्वेलरी बस पड़ी हुई है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सरकार ने बताया ऐसे, कहा वो ज्वेलरी जो आपके घर में पड़ी है, आपको कोई काम नहीं आ रही है, वो ज्वेलरी हमें दे दो। उस ज्वेलरी को पिघला के जितना 24 कैरेट गोल्ड निकलेगा उतने रुपए का हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। मान लीजिए आपकी टोटल ज्वेलरी होती है 1 किलो, 1 kg, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 kg गोल्ड का, राइट। वो 5 साल बाद रिडीम हो जाएगा। आप रिडीम नहीं करना चाहो तो मत करो, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर है हालांकि वो, बट इफ यू डू नॉट वांट टू रिडीम यू मे कीप इट एंड यू मे रिडीम इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू विश टू डू सो। कभी भी आप रिडीम कर लीजिएगा और उस दिन का जो गोल्ड का भाव होगा वो गोल्ड के भाव से आपको मिलेगा पैसा। फायदा क्या होगा आपको? वो जो पुरानी खानदानी कंगन उंगन रखे हुए हो, जब तुम उसको बेचोगे तो ये गोल्ड ज्वेलरी जो होती है कैपिटल एसेट होती है, आपको भी पता है। इसको जब बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा और टैक्स देना पड़ेगा। अब वो खानदानी कंगन खरीदा गया था बहुत पहले 10,000 रुपए का, आज बेचोगे कई लाख रुपए का बिकेगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। सरकार ने कहा कि इसको क्या करो, हमको दे दो, हम तुमको उतने वजन का सर्टिफिकेट दे देंगे और अब तुम जब भी उसको बेचोगे कैपिटल गेन नहीं होगा। देखो कैपिटल गेन से बच जाओगे। दूसरी चीज, सरकार ने उसको सुपर अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। कहीं वो ज्वेलरी घर में रखी हुई है, कुछ दे रही है तुमको, नहीं ना, हम तुमको 1% ब्याज देंगे हर साल। जितने रुपए का आज की तारीख में वो गोल्ड है ना, उसका 1% ब्याज लो। और सुनो, वो ब्याज एग्जेम्प्ट होगा, वो ब्याज भी एग्जेम्प्ट है। ब्याज की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, सरकार ने कहा वो भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो अदर सोर्सेज में आप पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अदर सोर्सेज में आप पढ़ेंगे कि उसका ब्याज भी एग्जेम्प्ट है। सरकार ने और बात समझाई, कहा कि या तुम सोचो जरा सा कि अब वो ज्वेलरी लेके तुम कितना परेशान होते हो कि भाई वो चोरी ना हो जाए, तो बैंक में जाके लॉकर लेते हो, लॉकर के चार्जेस पे कर रहे हो उसकी सेफ्टी के लिए। हम सर्टिफिकेट दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी फाइल में लगा के रखे रहो, तुम्हारे नाम से वो सर्टिफिकेट खो जाएगा, री इशू हो जाएगा तुमको दूसरा सर्टिफिकेट। कोई भजा थोड़ी ना पाएगा, वो तो तू वही भजा पाएगा जिसका वो सर्टिफिकेट है, उसी के बैंक अकाउंट वगैरह सब लिंक्ड है उस पर, उसी के पैसा जाएगा जब भी आप रिडीम करोगे। तो चोरी वोरी का खतरा नहीं रहेगा, राइट। कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है, ब्याज पे टैक्स नहीं लगेगा। और ये सरकार की स्कीम जनता को समझ में आ गई। बहुत सारे लोगों ने, ये सुपर सक्सेसफुल स्कीम थी 1999 की, सुपर सक्सेसफुल स्कीम थी, ठीक है। तो ये सरकार की स्कीम गवर्नमेंट लोगों को समझ में आ गई। लोगों ने धड़ाधड़ पैसे दे, वो अपनी ज्वेलरीज दे दी और सरकार ने वो सब प्लेज किया वर्ल्ड बैंक के सामने और उस पर पैसा मिल गया सरकार को भी हमारी, राइट। तो ये स्कीम थी। फिर उसके बाद 2015 में फिर से सरकार स्कीम लाती है, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। ये स्कीम 2015 में आती है, ये मोदी जी लेके आते हैं। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम तो भरपूर मतलब सक्सेसफुल थी ही, तो इसी तरीके की एक स्कीम बनाई गई, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। हमारे देश में ना लोग गोल्ड बहुत खरीदते हैं, बहुत ज्यादा गोल्ड की खरीद है। मैंने एक मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूं, और ये फैक्ट है, मैंने पढ़ा था। उसने गोल्ड की जो परचेज है हमारे देश में उसको हाईलाइट किया था और कैसे दिखाया था। उस मैगजीन में पूरा आर्टिकल था, मैंने पढ़ा था, और उसमें जो पिक्चर थी वो क्या दिखाया था कि एक ठेले पे जैसे सब्जी बिकती है वैसे ठेले पे ज्वेलरीज लगी हुई थी। एक्चुअली वो दिखाना ये चाह रहा था कि किस तरीके से हमारे देश में ज्वेलरी बिकती है। पता है ये कल्चर कहीं और नहीं है, पूरी दुनिया में इतनी गोल्ड की रिटेल कंजप्शन है ही नहीं। लोग बाहर विदेशों में अगर गोल्ड खरीदते भी हैं ना तो इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स खरीदते हैं, बुलियंस खरीदते हैं, गोल्ड के सिक्के खरीदते हैं या ब्रिक्स खरीदते हैं, बार खरीदते हैं गोल्ड का, ये करते हैं। आपने देखा होगा विदेशों में ज्वेलरी पहनने का कल्चर नहीं है। हमारे देश में ज्वेलरी जितना लोग पहनते नहीं है उससे ज्यादा खरीद खरीद के रखते हैं, पहनते भी नहीं है।
बस रख लेते हैं खरीद के। तो गवर्नमेंट को भी ये बात मालूम है कि भाई हमारे देश में गोल्ड बहुत खरीदा जाता है। सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, गोल्ड डिपॉजिट ये सर्टिफिकेट बना देते हैं। अब ये मोदी जी स्कीम लेके आए, कहे कि तुम लोग जो सोना खरीदने जाते हो मत खरीदो। जब तुम सोना खरीदते हो तो 3% जीएसटी लगता है गोल्ड पे। ये तो सोने के भाव पे मिलेगा, तुमको 3% जीएसटी नहीं लगेगा। गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हो तो मेकिंग चार्जेस लगता है, मेकिंग चार्जेस नहीं लगेगा। तो सरकार ने क्या क्या फायदा बताया, कहा कि तुम सोना मत खरीदो। जैसे तुम सोना खरीदने जा रहे हो ना, तो सोने का सर्टिफिकेट खरीद लो। जैसे तुम 1 लाख रुपए का सोना खरीदने जा रहे हो वो मत खरीदो, 1 लाख रुपए का हमसे सर्टिफिकेट खरीद लो, और सोने का जो भाव रहेगा उसी हिसाब से वो बढ़ेगा उसकी वैल्यू, उस सर्टिफिकेट की। जब बेचना होगा तो बेच देना। सोना तुम खरीद के बेचोगे, कैपिटल गेन होगा, यहां कैपिटल गेन नहीं होगा। तो पहला फायदा नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन। दूसरा फायदा, अगर तुम सोना खरीदोगे, बात समझो, सोना खरीदोगे तो वो ला के रख दोगे तुम, उस पर कुछ मिलेगा क्या रिटर्न? नहीं। सरकार ने कहा कि एक काम करो, 2.5% हमसे ब्याज लो इस पे। जितने रुपए का तुम सोना खरीदोगे 2.5% साल का ब्याज देंगे। तीसरा, सोना खरीदने जाओगे तुमको जीएसटी लगेगा, 3% जीएसटी है गोल्ड पे। सर्टिफिकेट खरीदो, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। आओ, ये भी एक फायदा हो गया, क्योंकि 100 रुपए का सोना हम खरीदेंगे तो 103 का पड़ता है। अगर हम सोना फिजिकली खरीदेंगे 100 का तो 103 पड़ेगा, क्यों? 3 रुपया जीएसटी चली जाएगी। यहां 100 रुपए का सोना 100 ही रुपए में मिल जाएगा, सरकार कह रही है सर्टिफिकेट खरीद लो, जीएसटी भी नहीं लगेगी। चौथा, नो थेफ्ट, चोरी होने का डर नहीं। सोना चोरी हो गया तब, यहां कोई डर नहीं है। सोना तुम खरीदते हो तो बैंक में लॉकर चार्जेस पे करते हो उसकी सेफ्टी के लिए, कि लॉकर में ले जाके सोना रखते हो, या कोई लॉकर चार्जेस नहीं लगेगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? तो इतने सारे फायदे सरकार ने गिना दिए, राइट। 2015 में ये स्कीम आई, फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2018 में भी सरकार, सेम स्कीम थी, ये कॉपी पेस्ट स्कीम है, ठीक है। अभी 2018 स्कीम के तहत ही गवर्नमेंट इशू किए जा रही है। अच्छा, इशू सिर्फ 2018 में नहीं की थी, 2018 वाली स्कीम जो लाई थी उसी स्कीम के तहत अभी भी इशू हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। सरकार को मजा आ गया है, मैं बताऊं, सरकार को मजा आ गया है। ये गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट बेच के गजब की सक्सेसफुल स्कीम है, खूब बिकता है। सरकार धड़ाधड़ पैसा उठा रही है पब्लिक से सर्टिफिकेट पे, ठीक है। सरकार को भी मजा आ रहा है, धड़ाधड़ पैसा उठ रहा है, ठीक है, और लोग ले रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया। एक था गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, ये सोना, पड़े सोने को दे के सर्टिफिकेट लेना था, जो आपके पास पड़ा हुआ सोना है वो दे के लेना था, ठीक है। फिर जब 2015 में और 2018 में ये मोदी जी स्कीम लाए, वो सोना खरीदने के लिए लाए कि भाई तुम फिजिकल सोना मत खरीदो, तुम हमसे सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है। और ये वाली स्कीम में 1% ब्याज चल रहा था, और रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर था ये, ठीक है। ये 2015 और 2018 वाले में रिडीम कब होगा आप पूछोगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है, रिडेम्पशन शायद इसकी 7 साल है अभी 2018 वाली स्कीम की, यही लेटेस्ट स्कीम है तो इसी का मुझे मालूम भी है, सर 7 साल इसकी रिडेम्पशन होती है। लेकिन ये लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, तो हम आज खरीद के कल भी बेच सकते हैं, भाई लिस्टेड है तो लिक्विड है, जब चाहे जब आप बेच लीजिए, स्टॉक मार्केट में रोज ही भाव चल रहा है इसका। ऐसे सरकार वापस कब देगी पैसा, 7 साल बाद देगी, ठीक है। तो ये थे 6 आइटम जो कि कैपिटल एसेट नहीं है। मैं हमेशा 4 ही बोलूंगा, ये 2 को थियोरेटिकली बस आप याद कर लेंगे, तो मैं 4 ही बोलूंगा। क्या क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 इन्वेंट्री, नंबर 2 पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, नंबर 3 रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, चौथा बताइए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, और फिर गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट वाली स्कीम विच केम इन 2015 एंड 2018, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एग्रीकल्चर लैंड नेपाल में है, विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। अरे विद इन
एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल 5 किलोमीटर फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 20,000। एग्रीकल्चर लैंड नेपाल में म्यूनिसिपैलिटी का जो पॉपुलेशन था वो 20,000 है और 5 किलोमीटर के बाद ये जमीन है। तो आपने क्या पढ़ा था कि 10,000 से लेके 1,000 तक की अगर पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर तक हम शहर कहते हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर के बाद गांव हो जाएगा, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगी। जल्दी बताइए ये रूरल है कि अर्बन है? तो जनरली लोगों का आंसर यहां पे ये आ जाता है कि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, बट इट्स एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट एन कैपिटल एसेट। सो दिस इज एन कैपिटल एसेट, ठीक है। दिस इज एन कैपिटल एसेट ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, एंड व्हाट इज दैट रीजन? दिस इज द रीजन, नेपाल। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए कितना स्मार्टली इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। पूरी बात इंडिया के हिसाब से बताई गई, ठीक है, और सिर्फ एक बात लिखी हुई थी, एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल। अगर आप नेपाल पे फोकस नहीं करते तो सारा गड़बड़ हो जाता, राइट। सो दिस इज एन कैपिटल एसेट बिकॉज यहां पे क्या लिखा हुआ है, वापस से देख लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। आइए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है। Miss Vanya contends that the sale of work of art held by her is not eligible to capital gain tax. इससे करेक्ट? वान्या कहती हैं कि जो वर्क ऑफ आर्ट है उसका उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्या वो सही है? गलत है। वर्क ऑफ आर्ट कोई भी है, कोई भी कलाकारी वाली चीज है, वो कैपिटल एसेट है, उस पर लगेगा कैपिटल गेन। उनको लग रहा होगा कि मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है तो फिर वो मेरा पर्सनल इफेक्ट है। नो, दिस इज एन वर्क ऑफ आर्ट एंड दिस इज ऑलवेज कैपिटल एसेट, ठीक है। ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगा। तो वान्या जो सोच रही है वो गलत है। तो चलिए आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को, और इसी के साथ इस क्लास को स्टॉप करेंगे।